जॉर्डन में सायरन्स बज रहे हैं और अमेरिकी नागरिकों को दूतावास ने शेल्टर के पास रहने की चेतावनी दी है। इराक में अमेरिकी बेस के पास सायरन बजे हैं। अब खाड़ी देशों में भी अलर्ट है। इजराइल भी नजर रख रहा है। ईरान की नेतृत्व टीम पर भी कट्टरपंथियों का दबाव है, क्योंकि राष्ट्रपति पेसेश्कियन और विदेश मंत्री अरकची पर वॉशिंगटन से बातचीत को लेकर शासन समर्थकों ने हमला किया। एलेक्स श्लॉस ताजा जानकारी दे रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप की चेतावनी के बाद अमेरिकी सेना ने ईरान में हमले किए, जिनमें हवाई रक्षा, तटीय निगरानी, मिसाइल व ड्रोन साइट्स, नौसैनिक क्षमताएं और ईरान की तटरेखा के साथ स्थित अन्य सैन्य ढांचे निशाना बने। वॉशिंगटन ने कहा कि यह हमला पहले से ज्यादा व्यापक था और तेहरान के साथ संघर्ष विराम के दौरान ईरानी हमलों के जवाब में हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरते वाणिज्यिक जहाजों पर किया गया। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेताया है कि आगे हमला होने पर अमेरिका की प्रतिक्रिया और कड़ी होगी। हमने उन्हें बहुत जोरदार तरीके से मारा है और मैं कहता हूं कि हमने उन्हें 20 गुना मारा। जब भी वे हम पर हमला करेंगे हम उन्हें 20 गुना जवाब देंगे और हमने ये कल रात किया। उन्होंने आज थोड़ी बहुत कार्रवाई की, वो असल में कल रात के बदले के लिए था। असल में उन्होंने 3 नावों पर हमला किया, 2 पर नहीं। जब उन्होंने हमला किया हमने उनसे ज्यादा जोरदार जवाब दिया। ईरान ने कहा कि अमेरिकी हमलों ने वॉशिंगटन के साथ MOU का उल्लंघन किया। IRGC ने कहा कि उसने वैसी ही जवाबी कार्रवाई की और खाड़ी में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमलों की जिम्मेदारी ली। बहरीन में सायरन बजे। कुवैत ने बताया कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली मिसाइलों और ड्रोन से निपट रही थी। कतर ने अल्प समय के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी कर फिर स्थिति सामान्य बताई। ट्रंप कहते हैं ईरान अब भी समझौता करने के लिए बेताब है, जबकि कतर दोनों पक्षों से युद्ध विराम के लिए सहमति ज्ञापन लागू करने की अपील कर रहा है। उनके पास बहुत कम बचा है और वे समझौता करने के लिए इतने बेताब हैं कि उन्होंने थोड़ी देर पहले फोन किया था। वे समझौता करने के लिए बहुत बेताब हैं। मुझे बस नहीं पता कि वे समझौते के लायक हैं या नहीं। मुझे नहीं पता कि वे समझौते का सम्मान करेंगे या नहीं। यही समस्या है। इसी समय ईरान के नेतृत्व पर अंदरूनी दबाव भी बन रहा है। कठोरपंथियों ने राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची को खामनेई के जनाजे में घेर लिया और वॉशिंगटन से बातचीत का समर्थन करने पर उन पर शासन से गद्दारी का आरोप लगाया। सच कहूं तो ये थोड़ा पागलपन जैसा है। ये थोड़ा पागलपन जैसा है। इजराइल भी बहुत ध्यान से देख रहा है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने एक विशेष सुरक्षा बैठक की। इजरायली रक्षा अधिकारियों ने बताया कि IDF अभी भी हाई अलर्ट पर है। अब सवाल है, क्या ये कूटनीति के फिर से शुरू होने से पहले दबाव का एक और दौर है या संघर्ष विराम टूटने की शुरुआत? स्टूडियो में चर्चा के लिए मौजूद हैं एम्बेसडर मार्क रेगेव, पूर्व ब्रिटेन में इजराइल के राजदूत और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के पूर्व वरिष्ठ सलाहकार, और सुरक्षा विश्लेषक योंको व्लापिन, रॉस हैंडलर रिपोर्ट के होस्ट। सज्जनों, मेरे साथ i24 न्यूज इंग्लिश स्टूडियो में होने के लिए धन्यवाद। आइए उन लक्ष्यों से शुरू करें जिनके बारे में हमें पता है कि अमेरिका ईरान में कार्रवाई कर रहा है। हम जानते हैं कि ईरान जवाबी कार्रवाई कर रहा है, पूरे क्षेत्र में तथाकथित अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहा है। लेकिन वास्तव में अमेरिका इतने सीमित स्तर पर शासन को निशाना बनाने के लिए किन विकल्पों पर विचार कर रहा है, ताकि फिलहाल व्यापक जवाबी कार्रवाई को वास्तव में भड़काए बिना काम किया जा सके? हाँ, ईरान हॉर्मुज पर अधिकार जताने के लिए अपनी सीमाएं आजमा रहा है। यही वो अड़चन रही है जब से ये बेहद दोषपूर्ण, कुछ लोग कहेंगे घातक रूप से दोषपूर्ण गलतफहमी का ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। देखिए, ये लक्ष्य संयोग से नहीं चुने गए हैं। हम देखते हैं कि सेंटकॉम ईरान की हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर अपनी इच्छा थोपने की क्षमता को लगातार अधिक व्यापक तरीके से निशाना बना रहा है। इनमें से अधिकतर लक्ष्य दक्षिणी ईरान के तट पर हैं। हम रडार निगरानी स्टेशनों की बात कर रहे हैं। हम एंटी शिप क्रूज मिसाइलों और IRGC की उन नावों की बात कर रहे हैं जो तेल टैंकरों को ओमानी तटरेखा के साथ साथ जाने वाले मार्ग पर परेशान करती हैं, जहां ईरान नहीं चाहता कि वे जाएं। वे चाहते हैं कि सारा ट्रैफिक ईरानी तटरेखा के साथ साथ गुजरे ताकि वे टोल वसूल सकें और होर्मुज जलडमरू मध्य पर दबदबा बना सकें। यही उनका मकसद है। मुझे लगता है कि वे गलत आकलन कर रहे हैं। उन्होंने पिछले 2 दिनों में काफी क्षमताएं खो दी हैं। मुझे लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप की टिप्पणियों के बावजूद अमेरिका अभी भी चाहता है कि ये MOU सफल हो। दुर्भाग्यवश मैं कहूंगा, मुझे लगता है कि ये MOU बहुत त्रुटिपूर्ण है, लेकिन मुझे लगता है कि वे अभी भी इसे सफल होते देखना चाहते हैं और ईरानी भी ऐसा ही चाहते हैं। तो हम देख रहे हैं कि वे एक दूसरे की परीक्षा ले रहे हैं। किसी को नहीं पता ये कहां जा रहा है। तो राजदूत रागीब, राष्ट्रपति कहते हैं ईरानी अब भी समझौता चाहते हैं, हालांकि उनके कदम अलग इशारा करते हैं।
11 जुलाई को बातचीत फिर शुरू होनी थी। क्या कूटनीति की मौजूदा स्थिति पर कोई संकेत है? तो मुझे लगता है कि दर्शकों के लिए ये समझना ज़रूरी है कि हम 60 दिनों की एक अवधि के बीच में हैं, जिसमें ये बातचीत हो रही है कि 60 दिनों के बाद क्या होना चाहिए। हम जिस स्थिति में हैं, उसमें अंतरिम अवधि में क्या होना चाहिए, इसकी कोई स्पष्ट समझ नहीं है, जबकि सबको लगा था कि समझौते हो चुके हैं। मुझे लगता है यही सबसे अहम मुद्दा है। ट्रंप के व्यवहार से मुझे कुछ हद तक सांत्वना और सतर्क आशावाद मिलता है। वे कह रहे हैं कि आप उस समझौते का पालन नहीं कर रहे जिसमें आपने हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को खुला रखने की प्रतिबद्धता जताई थी और समुद्री यातायात में हस्तक्षेप न करने का वादा किया था। फिर भी हमने बार बार देखा है कि ईरानी जहाज़ों को निशाना बनाते हैं, जैसे याकूब ने कहा, जो जलडमरू मध्य के ओमानी हिस्से की ओर जाना चाहते हैं, और ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। मुझे राष्ट्रपति ट्रंप का सख्त रुख पसंद है। वो ईरानियों से साफ कह रहे हैं कि आप खेल नहीं खेल सकते। आपने इसके लिए प्रतिबद्धता जताई थी, आपने अपनी प्रतिबद्धताएं तोड़ी है, और मुझे लगता है यही वजह है कि जब वो नेटो शिखर सम्मेलन के लिए तुर्की गए थे तो हमने वहां से बहुत सख्त भाषा सुनी। वो कहते हैं आप ईरानियों ने एक समझौता किया था और आप उस समझौते का पालन नहीं कर रहे हैं। याकूब भी सही हैं, क्योंकि 60 दिन बाद उन्हें असली मेहनत और परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा करनी होगी। अगर आप आज जो कर रहे हैं और जिस पर पहले से सहमति बनी थी उस पर भी सहमत नहीं हो सकते, तो फिर असली मुश्किल मुद्दों से, जो कि निश्चित रूप से ईरान का परमाणु कार्यक्रम है, निपटने के लिए भरोसा कैसे बनेगा? इसी विषय पर मैं एक और मेहमान ब्रायन कटुलिस को भी जोड़ना चाहती हूँ, जो मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट में सीनियर फेलो हैं। ब्रायन, i24 न्यूज इंग्लिश पर आने के लिए धन्यवाद। आपने एम्बेसडर मार्क रेगेव को सुना। उनका कहना है कि एमओयू का मकसद फायरिंग रोकना और होर्मुज जलडमरू मध्य को खोलना था, लेकिन अभी ये नहीं हो रहा है। क्या समझौता ज्ञापन अब बुनियादी तौर पर खत्म हो चुका है? क्या हम फिर से शुरुआती स्थिति में लौट आए हैं, या कम से कम वही पहुंच गए हैं जहां हम 3 हफ्ते पहले थे, जब ये एमओयू साइन भी नहीं हुआ था? ऐसा लगता है कि हम वहीं आ गए हैं। मेरा मतलब है, आपके दोनों अन्य मेहमान काफी विनम्र थे। ये समझौता एक तुष्टीकरण सौदा है। ये राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो दुर्भाग्यवश कमजोर स्थिति में हैं, जो ईरान को तुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं लगता। वजह मैं नहीं जानता। राष्ट्रपति ट्रंप लगातार विरोधाभासी संदेश भेज रहे हैं। उनके साथ उपराष्ट्रपति जेडी वांस हैं, जो इस दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हमलों के इस ताज़ा दौर से यह साबित होता है कि ट्रंप प्रशासन को खुद नहीं पता कि वह क्या कर रहा है। इसने मध्य पूर्व में हमारे कुछ सबसे करीबी साझेदारों, जिनमें इजराइल और कई खाड़ी देश शामिल हैं, से सलाह मशविरा नहीं किया। और अब देखेंगे आगे क्या होता है। मुझे लगता है ट्रंप के पहले कार्यकाल में ईरान पर अधिकतम दबाव था, अब अधिकतम अनिश्चितता है, क्योंकि शायद खुद ट्रंप को भी नहीं पता आगे क्या करेंगे। कतरियों का क्या? कतर के विदेश मंत्री ने ईरान, सऊदी और अमीराती अधिकारियों के साथ अलग-अलग उच्च स्तरीय बातचीत की। कतर जैसे मध्यस्थ इस अनिश्चित स्थिति से निपटने की कोशिश कैसे कर रहे हैं? मुझे लगता है कि वे शायद ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान के अंदर असल में फैसले कौन ले रहा है। मेरा मतलब है, पिछले 40 सालों में ईरानी शासन के लोग अच्छे नहीं थे, लेकिन इस साल इस युद्ध का एक नतीजा ये है। मुझे लगता है इससे शायद ज़्यादा कट्टर लेकिन कम अनुमानित नेता ईरान में तैयार हुए हैं, जो अब भी नियंत्रण में हैं। कोई प्रभावी शासन परिवर्तन नहीं हुआ है। हम परमाणु कार्यक्रम की स्थिति पर बात नहीं कर रहे, जो पहले और अब भी मुख्य मुद्दा होना चाहिए था, लेकिन अब चर्चा में नहीं है। क्यों? 27 फरवरी को, युद्ध से एक दिन पहले, जो चीज़ खुली थी, हार्मुज जलडमरू मध्य, वो अभी भी बंद है। ईरानी नेता, जो अभी भी नियंत्रण में हैं, इसका इस्तेमाल दबाव बनाने के लिए कर रहे हैं, और वे इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसा कि आपके एक अन्य मेहमान ने कहा था, गलतफहमी के ज्ञापन के रूप में। मैं इसे ट्रंप के नज़रिए से तुष्टीकरण वाला समझौता मानता हूँ, क्योंकि वो जानते हैं कि अमेरिका में वे राजनीतिक रूप से कमज़ोर हैं, और ईरानी शासन ने अब अमेरिका जैसे स्थानों में जो आर्थिक दर्द पैदा किया है, उसने ट्रंप को एक तरह से कमज़ोर कर दिया है। वो यहाँ किसी तरह इस मामले को समेटने के लिए बहुत बेताब हैं। ये हमें उस मुख्य आलोचना बिंदु पर वापस ले जाता है जो इस एमओयू पर हस्ताक्षर होने से पहले ही उठाया गया था। जब तक ईरान के पास क्षमताएं हैं और उसे भरोसा है कि वो होर्मुज जलडमरू मध्य नियंत्रित करता है, चाहे वे अब या भविष्य में कोई भी कागजात पर हस्ताक्षर करें, हम इस संकरे जलमार्ग की समस्या को कैसे हल कर सकते हैं, जिस पर अब ईरान नियंत्रण चाहता है। मुझे लगता है तेहरान के मौजूदा नेताओं से समस्या हल नहीं हो सकती।
और ये भी स्पष्ट नहीं है क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप, अगर आप उनका वैश्विक रिकॉर्ड देखें तो वे वास्तव में टिकाऊ कूटनीतिक समझौते करने में बहुत अच्छे नहीं हैं। मुझे नहीं पता कि आपको याद है या नहीं, जब उन्होंने कहा था कि वे रूस यूक्रेन युद्ध एक दिन में खत्म कर देंगे। उनके प्रशासन को 1.5 साल हो चुके हैं, लेकिन वे अब तक ऐसा नहीं कर सके क्योंकि वे गठबंधन नहीं बनाते। मैं फिर वही दोहरा रहा हूँ, हमें शायद इस युद्ध में अपने सैन्य साझेदार इजराइल से इस एमओयू पर थोड़ी और नज़दीकी से सलाह मशवरा करना चाहिए था। हमें निश्चित रूप से उन खाड़ी देशों से जहां हमारे ठिकाने हैं और भी नज़दीकी से सलाह मशवरा करना चाहिए था और हमें एक गठबंधन बनाना चाहिए था। समस्या यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप अपनी ही तरह की दिखावटी कूटनीति के आदी हैं और काश कि ये बेहतर होता। मैं चाहता हूं कि क्योंकि अमेरिका वास्तव में सैन्य रूप से मजबूत है, सैन्य रूप से और भी मजबूत है। मुझे लगता है कि अमेरिका और इजराइल यहाँ ईरानी शासन के मुकाबले नैतिक रूप से ऊंचे स्थान पर हैं, लेकिन किसी तरह हम अपनी मजबूत स्थिति का भी बहुत कमज़ोर तरीके से इस्तेमाल करते हैं और मुझे लगता है कि यही यहाँ राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हो रहा है। ब्रायन कटुलिस, आज 24 न्यूज इंग्लिश पर हमारे साथ होने के लिए बहुत धन्यवाद। इस जानकारी के लिए धन्यवाद। यहाँ स्टूडियो में वापस आते हैं माँ। जब हम इस एमओयू की बात करते हैं तो ये ऐसी चीज थी जिसकी इजराइल में कई लोगों ने, कई नेताओं ने शुरू से ही आलोचना की थी। क्या ये संभव है कि अगर एमओयू टूटने लग रहा है तो जो हम अभी देख रहे हैं वो इजराइल के लिए अच्छा हो? मुझे लगता है अभी तय नहीं हुआ कि एमओयू खत्म हुआ या नहीं, क्योंकि ट्रंप ने इससे इनकार नहीं किया और हाल ही में हुई गोलीबारी को जबरदस्ती की कूटनीति के रूप में देखा जा सकता है। दूसरे शब्दों में, आप अपनी डील का हिस्सा नहीं निभा रहे हैं। हम तब तक आप पर हमला करेंगे जब तक आप अपना हिस्सा नहीं निभाते। और इसलिए उस नजरिए से, जैसा कि मैंने पहले कहा था, थोड़ी सी सतर्क आशावादिता है। या तो ईरानियों को समझ आ जाएगा कि उन्हें अमेरिका के साथ अपनी डील निभानी होगी और अपने वादे पूरे करने होंगे, और अगर ऐसा नहीं किया तो उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अमेरिका ताकत के इस्तेमाल से नहीं डरता। शायद इसका मतलब है कि यह प्रक्रिया सफल हो सकती है, क्योंकि मुझे लगता है कि ईरानी तभी रियायत देंगे जब रूपक तौर पर कहे तो उनके सिर पर बंदूक तनी हो। अगर नहीं तो साफ है कि अमेरिकी फिर से उच्च स्तर की लड़ाई को तैयार है। और मुझे लगता है कि यह अच्छी खबर है ईरानियों के लिए। यही एक तरीका है जिससे यह कूटनीतिक रूप से हल हो सकता है। अगर ईरानी समझें कि अगर वे चालाकी करते हैं, अगर वे गड़बड़ करते हैं, अगर वे वही खेल खेलना शुरू करते हैं जो हम उन्हें खेलते हुए देखने के आदी हैं, तो उन्हें अपने आप सैन्य हमला झेलना पड़ेगा। शायद इससे कूटनीति की सफलता चाहने वालों को उम्मीद मिलनी चाहिए, क्योंकि इसी आधार पर कूटनीति सफल हो सकती है। ठीक है। खैर, इस बीच आज जो हमने देखा उसके बाद जब एरबिल और बगदाद में अमेरिकी ठिकानों के पास सायरन बजे, अब ऐसी खबरें भी आई हैं कि एरबिल के पास एक ईरानी कुर्द विपक्षी समूह पर ड्रोन हमला हुआ है। इस समय किसी भी हताहत की कोई खबर नहीं है। अब वॉशिंगटन डीसी से कुर्दिश प्रोटेक्शन एक्शन काउंसिल के चेयरमैन इंतिफाद खानबर हमारे साथ हैं, जो इराक के उप प्रधानमंत्री के पूर्व प्रवक्ता भी हैं। इंतिफाद, आपको i24 न्यूज इंग्लिश पर पाकर खुशी हुई। नई रिपोर्ट से लगता है कि कुर्दिश बल फिर से हमले का निशाना बन रहे हैं, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच गोलीबारी चल रही है। वे एक बार फिर निशाने पर क्यों हैं? वॉशिंगटन से सुप्रभात निकोल, धन्यवाद। मुझे लगता है कि जो अभी हो रहा है वो ये है कि ईरान ने कभी भी ईरानी कुर्द विपक्षी समूहों पर कुर्दिस्तान और इराक के कुर्दिस्तान में हमला करना बंद नहीं किया। और मुझे लगता है कि इस समस्या का एक बड़ा हिस्सा ये है कि कुर्द सरकार के पास कोई हवाई रक्षा प्रणाली नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इरबिल और इराक के कुर्दिस्तान के कुछ हिस्सों को ईरानी आक्रामकता, रॉकेट और ड्रोन से बचाया है। उन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन कुर्द पेशमर्गा सेना के पास हवाई रक्षा प्रणाली नहीं है। हम वॉशिंगटन में मेहनत कर रहे हैं ताकि अमेरिका कुर्द सरकार को हवाई रक्षा प्रणाली देने के लिए माने। समस्या यह है कि उन्हें बगदाद को दरकिनार करना पड़ता है, क्योंकि कुर्दिस्तान इराक का हिस्सा है। और सोचिए, बगदाद ईरान से ज़्यादा जुड़ा है और वे इसे कुर्दिस्तान क्षेत्र में नहीं जाने देंगे। तो हमें एक सीधा संपर्क बनाना होगा और हमें संयुक्त राज्य अमेरिका से ये वायु रक्षा प्रणाली दिलवानी होगी, जिसकी कुर्दिस्तान में 6 मिलियन कुर्द सरकार और उनकी सभ्य समाज की रक्षा के लिए सख्त जरूरत है। इराक में अमेरिकी ठिकानों पर हाल के हमलों पर आपकी क्या राय है? ईरान को इन हमलों से क्या लाभ मिलता है? इराक दो ओर से खींचा जा रहा है, एक ओर वॉशिंगटन, दूसरी ओर तेहरान।
क्या ईरान इन हमलों से बगदाद को अपने पास लाना चाहता है? देखिए निकोल, दुर्भाग्य से पूर्व अमेरिकी प्रशासन, खासकर ओबामा और बाइडेन प्रशासन की वजह से ईरान मध्य पूर्व में दबंग बन गया। JCPOA मूल रूप से ईरान की परमाणु क्षमताओं को सीमित करने के लिए था, लेकिन लोग इसकी सबसे बड़ी बात को नजरअंदाज कर गए। ईरान की समस्या सिर्फ परमाणु मुद्दा नहीं है, बल्कि मिलिशिया का समर्थन, क्षेत्र पर हमले, जिसमें इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, खाड़ी देश जो सभी अमेरिका के सहयोगी हैं, और रणनीतिक लंबी दूरी की मिसाइलें भी शामिल हैं। इसलिए हमें यह कहने से पहले कि मध्य पूर्व में शांति और स्थायी शांति स्थापित हो गई है, ईरान की शक्ति के भीतर कई मुद्दों को समाप्त करना होगा। अन्यथा ईरान मध्य पूर्व को डराता रहेगा, क्योंकि यह शासन गुंडों द्वारा चलाया जाता है, ऐसे लोगों द्वारा जो सर्वनाश की सोच रखते हैं। उनके पास कोई तार्किक सोच नहीं है, और हमें किसी न किसी तरह से इस खतरे को समाप्त करना ही होगा। जब आप इराक और ईरान दोनों में शासन के प्रति जनमत को देखते हैं, तो आज कासिम सुलेमानी के अंतिम संस्कार का आखिरी दिन है, जो ईरान से इराक गया और अब अंतिम दफन समारोह के लिए वापस आया है। अगर उनके बेटे नए सर्वोच्च नेता मुक्तदा अल सद्र आज दिखाई नहीं देते हैं, तो ये जनमत या यहां तक कि शासन के प्रति विश्वास को और कैसे नुकसान पहुंचा सकता है? देखिए, मैंने आपके कार्यक्रम में यहाँ कहा था निकोल, अगर आपको याद हो तो, कि ईरान इस अंतिम संस्कार का इस्तेमाल अपनी ताकत और खासकर अपनी शक्ति दिखाने के लिए करेगा। हालांकि ईरानी विलायत अल फकीह सिद्धांत में एक चीज है जिसे अल तकिया कहा जाता है, जिसका मतलब है धोखा देना। झूठ बोलना कानूनी और धार्मिक रूप से स्वीकार्य है। तो मैं यही कहूंगा, मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर मुशर्रफ मर चुके हों, अधमरे हों या वनस्पति अवस्था में हों, और वे कहते रहें कि वो काम कर रहे हैं, क्योंकि तकिया सिद्धांत के तहत दुश्मन को धोखा देने के लिए झूठ बोलना स्वीकार्य है। तो फिर आप कैसे किसी से समझौता कर सकते हैं? आप किसी ऐसे शासन के साथ समझौता ज्ञापन या दीर्घकालिक समझौता कैसे कर सकते हैं जिसकी राजनीति का मूल हिस्सा तकिया सिद्धांत के तहत झूठ बोलना है? एंटीफादा कंबर I24 न्यूज इंग्लिश पर आने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। स्टूडियो में लौटते हैं याकूब। जब हम अंतिम संस्कार देखते हैं, लेबनान, सऊदी अरब और कतर ने खामनेई के अंतिम संस्कार के लिए प्रतिनिधि मंडल भेजा, जिन देशों ने नहीं भेजे, जैसे कि UAE। क्या ये सिर्फ नए राजनयिक तंत्र का ही नहीं, बल्कि सुरक्षा तंत्र का भी संकेत है जो हम इस क्षेत्र में देख रहे हैं? मुझे लगता है कि अब ईरान को लेकर कोई संयुक्त खाड़ी दृष्टिकोण या साझा नीति नहीं है। सभी अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। ये अब इतिहास बन गया है। यहाँ अमीराती टिप्पणीकारों ने सऊदियों का मजाक उड़ाया कि आप खुद को रणनीतिक समझते हैं, लेकिन अंतिम संस्कार में निम्न स्तर के प्रतिनिधि भेजते हैं। आप रणनीतिक नहीं, खुद को अपमानित कर रहे हैं। इस्लामी गणराज्य ने हम सब पर मिसाइलें दागी और आप उस व्यक्ति के अंतिम संस्कार में प्रतिनिधि भेज रहे हैं जो दिन युद्ध मशीनरी का सूत्रधार था। ये अपमानजनक है और ये बात अमीराती टिप्पणीकारों ने स्पष्ट रूप से कही थी। मेरा मानना है कि ऐसी टिप्पणियां शाही दरबार की मंजूरी के बिना इन देशों में नहीं की जाती। तो मुझे लगता है कि हम UAE और सऊदी अरब के बीच ईरान से निपटने के तरीके को लेकर बहुत बड़ा मतभेद देख रहे हैं। हम देखते हैं कि सऊदी और कतर जैसे बड़े देश ईरान के मामले में दोगली बातें करते हैं, दोहरा खेल खेलते हैं और अपने दांव सुरक्षित रखते हैं। और अन्य देश जैसे UAE, खासकर सबसे पहले, आप जानते हैं, सबसे पहले UAE एक बहुत ही साहसी और सीधी रणनीति के साथ सबसे आगे है। इजराइल के साथ गठबंधन को और मजबूत कर रहा है और उम्मीद कर रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान के मामले में समझदारी दिखाए। इसका सैन्य प्रभाव भी है। UAE में इजरायली आयरन डोम बैटरी की कई रिपोर्टें आई हैं और ये सिर्फ आयरन डोम तक सीमित नहीं है। इन दोनों देशों के बीच साझा दुश्मन के खिलाफ हर तरह के खुफिया और संचालन सहयोग के स्तर की हम कल्पना कर सकते हैं। खाड़ी के अन्य देश अपनी स्थिति को कम साहसी तरीके से सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है राजदूत रेज, जब हम इस अंतिम यात्रा में हाल की बयानबाजी पर नजर डालें, तो अमेरिका की मौत हो, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौत हो जैसे नारे सुनाई देते हैं। आज भी अंतिम दिन एक बड़ा बैनर खोला गया जिस पर अंग्रेजी में लिखा था, हम ट्रंप को मार देंगे। ये वॉशिंगटन के वार्ताकारों और अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए संदेश है। क्या इसका कोई असर पड़ेगा जारी बातचीतों पर
और ट्रंप खुद क्या सोच रहे हैं इस पर। एक पुरानी कहावत है कि जो दिखता है वही मिलता है, और ये ईरान की क्रांतिकारी सरकार जिस तरह से दुनिया को देखती है उसका सही बयान है। ईरान हमेशा कहता है कि अमेरिका महान शैतान, इजराइल छोटा शैतान है। हम यूरोपीय दर्शकों को नाराज नहीं करना चाहते, लेकिन यूरोप शायद एक मंझोले दर्जे का शैतान है। ये कट्टरपंथी और क्रांतिकारी है। हेनरी किसिंजर, जो मुझसे अधिक बुद्धिमान थे, ने कहा था कि समस्या ये है कि ईरान एक देश नहीं बल्कि एक मकसद है, यानी इस्लामी क्रांति फैलाना ही मकसद था। इसलिए इजराइल उनके परमाणु कार्यक्रम और आतंकवाद समर्थन को लेकर हमेशा चिंतित रहा है। मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप भी इसे समझते हैं, कम से कम मुझे उम्मीद है। लेकिन अंतिम संस्कार के बारे में क्या, क्योंकि याकूब ने इसका जिक्र किया था। देखिए, ईरानियों को करारा तमाचा पड़ा अगर अंतिम संस्कार में शामिल लोगों को देखें। मेरा मतलब है, हमें अच्छा नहीं लगा कि लेबनान के उप रक्षा मंत्री और सऊदी अरब के उप विदेश मंत्री वहां गए। पाकिस्तानियों को छोड़कर जिन्होंने राष्ट्रपति भेजा, सही है, उनके बारे में हमने पहले भी चर्चा की है। मध्य पूर्व की शांति पर पाकिस्तानियों का रवैया खराब है और उनका कोई योगदान नहीं दिखता। वे कट्टरपंथी तत्वों से जुड़े लगते हैं। रूस ने एक पूर्व राष्ट्रपति भेजा जिनके पास कोई अधिकार नहीं था, और वो उनके करीबी दोस्त हैं। चीन ने भी, जो करीबी दोस्त माने जाते हैं, सिर्फ उप विदेश मंत्री भेजा, सही है। और एक के बाद एक देश निम्न स्तर के राजनयिक प्रतिनिधि भेज रहे हैं। यह इस्लामी शासन के लिए एक तमाचा है। यह उनकी राजनयिक अलगाव को दिखाता है। दक्षिण अफ्रीका, जो इजराइल के मित्र नहीं है, ने किसी को नहीं भेजा। कुछ तो चल रहा है। आइए इंतजार करें और देखें कि यहाँ क्या होता है। मार्क रेगेव, याकोव लेपॉन, शानदार विश्लेषण के लिए धन्यवाद।